ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤਤੁਰ ਤਤੁਰ ਕਿ ਚੀਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦੀਏ ਤਤੁਰ। सर जो आपने वो भेजी थी केस प्रोजेक्ट वगैरह, वो सैंपल पेपर्स आए हैं या फिर हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क था? वो पढ़ना नहीं आता। कौन सा कह रहे हो बेटे? आपने वो फोटोग्राफ भेजी थी ना प्रोजेक्ट वर्क। हाँ, वो जैसे साइंस की फाइल्स आती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो वो कॉमर्स में भी होगी। हाँ, उसी तरह की नहीं जैसे आप मेंटेन करते हो तो वैसे मेंटेन करो। अदरवाइज मार्केट से भी रेडीमेड फाइल आनी शुरू हो गई है, आप इन पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं ज्यादा टाइम लगाना आपको, तो हम लोगों ने तो बच्चों को बोल दिया भी आप इस फाइल पे बना लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपना प्रोजेक्ट तो कवर कंप्लीट करना है ना, तो कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, मेरा नेम भी है इसमें एज ए राइटर, बीएसटी में अकाउंट्स में। तो जैसे ठीक लगता है, जैसे अगर स्कूल वाले ज्यादा कंपल्सरी करते हैं कि हैंड रिटन नहीं होना चाहिए सब कुछ, तो वैसे कर लो। और वैसे सभी स्कूल में सैंपल भिजवा दिए हम लोगों ने, सभी टीचर्स को बोल भी दिया थोड़ा सा सपोर्ट के लिए। तो बस सिर्फ पर्पज ये है कि आप लोग मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं और एक सिमेट्री आ जाए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले फाइल मेंटेन करते हैं साइंस स्टूडेंट, वैसे फाइल है बिल्कुल सेम वैसे ही इजिली प्रिपेयर हो जाएगी। कोई ज्यादा इतना मतलब कि रोल तो होता नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। जब अपने आप बनाओगे तब भी कॉपी पेस्ट करना है, इस फाइल पे लिखोगे तब भी कॉपी पेस्ट करना है। तो क्यों ज्यादा एफर्ट्स लगवाए जाए आप लोग इसे सारा करने में। तो इसलिए एक रेडीमेड मटेरियल तैयार करके मार्केट में दे दिया है, स्कूल्स में भी दे दिए सैंपल कि इसके थ्रू भी आप इजिली कवर कर सकते हैं आप लोग। ओके सर। और सर जैसे 11th में आपने कराया था वैसे ही होगा कि अब 15 के बाद चैप्टर वाइज रिवीजन और फिर सैंपल पेपर्स? दोबारा बोलो। जैसे 11th में हुआ था कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज रिवीजन और फिर सैंपल पेपर्स करे थे, ऐसे ही अब उसी तरह से। हाँ बिल्कुल, एक बार दोबारा से चैप्टर का रिव्यू देकर आपको हर एक चैप्टर को मतलब कि 2 दिन का या 3 दिन का मैक्सिमम टाइम देकर 1 मंथ रिवीजन में लगा देंगे हम लोग। उसके बाद फिर सैंपल पेपर शुरू हो जाएंगे सारे, क्योंकि एक रिकॉल कर देगा ना, एक बार रिकॉल हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन दोबारा हैंड रिटन करके देख लेंगे और उसके बाद फिर फाइनली सैंपल पेपर पर आना है हमने, क्योंकि मेन जो प्रैक्टिस होगी फिर वो सैंपल पेपर से ही होगी। और सर वो बोर्ड्स का हुआ है कि लेट होंगे या उसी टाइम? देखो पीछे मतलब पब्लिकली तो ये आ चुका है, बोर्ड की तरफ से तो अभी नहीं आया, लेकिन पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि 40 डेज लेट होंगे इस बार पेपर पे। क्योंकि देखो ना, हर एक का सेशन अभी हमारा तो चलो चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, जो कॉलेजेस वाले उनका तो सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस शुरू होनी है उनका तो भी सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो भी तो लेट ही चलेंगे ना। तो अपने आप जब उनका सेशन थोड़ा लेट होगा तो +2 का भी सेशन लेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यही है 99% 30 to 40 डेज लेट होगा इस बार सेशन जो हमारा ओवर जो होगा। तो सर प्रैक्टिकल्स भी उस हिसाब से लेट हो जाएंगे? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल की डेट देखो, प्रैक्टिकल्स जो होता है पहले प्रैक्टिकल होते हैं जनवरी में जाकर, जनवरी मिड में और जनवरी एंड और फेब तक प्रैक्टिकल चलते हैं स्टार्टिंग तक। और मोस्ट प्रोबेबली वो सारी डिटेल्स ना आपको बहुत जल्दी अब ये लगाकर चलो कि जनवरी के स्टार्टिंग में सब क्लियर हो जाएगा, आपके प्रैक्टिकल की डेट्स भी आ जाएंगी और ऑफिशियली ये भी अनाउंस हो जाएगा कि आपके फाइनल पेपर कब होने हैं। जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। 4 भी हमने बेटे डिस्कस कर लिया और बोल दिया कि कल से क्लास हमारी 4:15 पर ही स्टार्ट होगी, ठीक है। उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्लास को, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, आप भी कन्वीनियंटली आराम से ज्वाइन कर सके क्लास को। चलिए बेटे, यस वेलकम बेटे। हम लोग ना जो चैप्टर स्टार्ट किए बेटे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश स्टैंड्स फॉर कैश and equivalent to cash. Here cash equivalent means all those which can be easily converted into cash, which can be quickly converted into cash without any loss. And it includes cash at bank, checks in hand or drafts in hand, marketable securities,
as well as current investment. बार बार आपको ये बात बोली जा रही है कि in the absence of any clear information about the current investment, it will be treated as marketable securities and considered as equivalent to cash. क्योंकि अब जितना अब हमने टॉपिक रिवाइज, जितना हमने क्वेश्चन किया है, 2 या 3 क्वेश्चन भी हमने किए हैं, तो हमें मालूम है कि हमें करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट देनी होती है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम किसी भी एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते समय कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वी हैव ए स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज एट द एंड ऑफ ऑल द एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया गया, कोई अदर स्टेटमेंट गिवन नहीं है, कौन है जी की ड्रेस पे क्या करना? इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज करंट असेट, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश. क्लास लगा रहा हूं मैं. सेकंड होता है बेटे फ्लो मींस चेंज, एंड चेंज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज. Increase refers to inflow and decrease refers to outflow. Statement means a systematical detail. That's why cash flow statement is a statement which shows changes in cash and cash equivalents. Or we can say that cash flow statement is a statement which shows increase and decrease in cash and cash equivalent. Or we can say that cash flow statement is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalents. कैश फ्लो से रिलेटेड जो हमें गाइडलाइंस दी गई है बेटे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दी गई हैं, एंड एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, नाउ वी क्लासिफाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 पार्ट्स. These are cash from operating activities, cash from investing activities and cash from financing activities. फिर हमने थोड़ी सी आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि हम एंटायर एक्टिविटीज को बिजनेस की 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की नॉलेज आपको कहाँ पर होगी? जनरली आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मिलेंगी नॉन करंट असेट्स एंड इन द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्योंकि इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हम विद इन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, वो सब हमारी असेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, और वो हमारी नॉन करंट असेट्स के अंदर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी. इसी तरह से कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हेलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है रिलेटेड टू फाइनेंस, प्रीति आइए, चाहे वो ओनर्स फंड हो, गोलू का फोन है, बोर्ड फंड्स हो, और इसकी नॉलेज आपको होती है बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड में और नॉन करंट लायबिलिटीज. कहाँ है? अगर हम इन हेडिंग्स को स्किप कर देते हैं, जो बाकी रेस्ट ऑफ द हेडिंग है वो सभी कंसीडर किए जाते हैं व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एक चीज यहाँ पर जो हमने ध्यान रखनी थी बेटे, कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, these will be treated as short-term borrowing and considered while calculation of cash from financing activities. Means आपको रेडली ये बात बोली जा रही है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इन द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए करंट लायबिलिटी. आप इसकी ट्रीटमेंट एज ए करंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट नहीं देंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को एज पर द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 in a short term borrowings माना जाएगा, and these will be considered while calculation of cash from financing activities. इसी तरह से एक चीज हमने बताई थी बेटे कि केवल एक कमीशन रिसीव, ये जो इनकम होती है, इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग इनकम. रेस्ट जो आपके रिसिप्ट है, जिसमें रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कंपनसेशन रिसीव, दिस ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग, सभी नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट हो. एक क्लास नहीं लगाने देते ढंग से, नहीं तो हमने स्टार्ट किया फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की. और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है बेटे, वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन.
जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन ये प्रॉफिट फोन आ रहा। उसके साथ आपको ट्रीटमेंट दिखानी होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन, और वो ट्रीटमेंट है प्रीति फोन आ रहा गोलू का, एप्रोप्रिएशन ऑफ फोन आ रहा गोलू का, जिसमें ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फंड और डिविडेंड मेरे मैं ही ले रहा हूँ। चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, किसी भी तरह का डिविडेंड पेड जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ क्या? प्रॉफिट माना जाता है। सेकंड प्रोविजन, प्रीति ड्रेस कितने की बताई? इन दोनों को ऐड ड्रेस करके गिवन प्रॉफिट्स में आप 8 नंबर के कान्हा जी की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन, जो कि हमारी फर्स्ट ठीक है, भेज दो। रिक्वायरमेंट होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम किस्त है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रीति ये ले। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होता है बेटे नॉन कैश एंड नॉन। फिर क्या करूँ, ग्लास लगा रहा है, नेट है। मैं आपको लास्ट लेक्चर से करवान किया था, नहीं करा उसने। चैप्टर स्टार्ट किया तब से मैं आपको एक यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसने करा नहीं अभी। इसको केवल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आप इसको केवल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, थोड़े के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। और जब सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा इंक्रीज होगा तो फिर हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि मैंने आपको लॉजिक जरूर हो गया कब नेट ऑन कर रखा है आपने। any provision other than tax provision, any intangible or fictitious assets, written off or amortization, loss on sale of fixed assets, कोई भी fixed assets, land and building, plant and machinery, loose tools, किसी भी तरह की कोई भी फिक्स असेट्स है उसकी सेल करने में कोई लॉस हो रहा है कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, काउंटिंग कर लीजिए 5 इंफॉर्मेशन है हमारे पास मैक्सिमम। इसके बाद इसमें से आपको माइनस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें हमारे पास रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव प्रॉफिट मींस लॉस। इसके बाद आपको 2 हेडिंग बनाने हैं, ऐड और लेस का। आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बिकॉज इट मींस इनफ्लो ऑफ कैश, और लेस करेंगे आप इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बिकॉज दिस मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। इस प्लस और माइनस करने के बाद फाइनली जो आपको टैक्स पेड दिया होगा वो आपने माइनस करना है, और इसको माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आएगा दैट मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव आंसर आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी हमने आपको बोला था कि अगर मान लीजिए आपको टैक्स से रिलेटेड एक ही अमाउंट गिवन है, either it is given by the name of tax provision or by the name of tax paid, it will be treated as both provision as well as paid। और provision जो होता है वो हमें स्टार्टिंग में लेना होता है बेटे while calculation of net profit before tax provision, और tax paid को आपने लास्ट में माइनस करना होता है at the end while calculation of cash from operating activity। फिर सुन लीजिए, अगर आपको टैक्स से रिलेटेड केवल एक सिंगल अमाउंट गिवन है, चाहे वो टैक्स प्रोविजन के नेम से गिवन हो चाहे वो आपको टैक्स पेड के नेम से गिवन हो, अगर सिंगल अमाउंट है इट विल बी ट्रीटेड एज बोथ प्रोविजन एज वेल एज पेड। नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंट अमाउंट आएंगे, प्रोविजन डिफरेंट होगा, पेड डिफरेंट होगा, फिर हमें उसे सेपरेट ट्रीटमेंट दिखानी होगी। वो जब आएगी तो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड दी हुई है हमने। फिर हमने कैलकुलेशन की कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और फाइनली इन तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी अगर पॉजिटिव होगी तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव होगी तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भूल जाए इसमें आप क्वेश्चन में गिवन ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट को प्लस कर देंगे तो अपने आप जो टोटल आना चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल होगा इट मींस आपने राइट सॉल्यूशन किया है, और अगर ये अनइक्वल आ रहा है दैट मींस देयर इज एरर इन आवर सॉल्यूशन। तो मैंने जानबूझकर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अब यहाँ पर रिपीट नहीं किया,
क्योंकि आज के लिए मेरा जो टारगेट है, जो मुझे जो करवाना है, वो मुझे केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन करवाने हैं। तो आज केवल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बेसिकली कंसिडर करेंगे। यहां तक ले जाने का पर्पज सिर्फ आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में क्लियर करना था कि वी हैव ए स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट पापा जी आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहीं रख दो, बैलेंस, नेटवर्क चेक्स इन कम आ रहे हैंड, हैं। ड्राफ्ट्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ इसे जी। आपने कंसिडर नहीं करना while कैलकुलेशन ऑफ एनी ऑफ द एक्टिविटी। तो तो फोन ये नहीं जो तो बेटे देखने। हमने लास्ट टाइम भी जब क्वेश्चन करवाए थे, हमने कहा था कि बिल्कुल रिजिड हो जाना है अपनी इस फॉर्मेट पर, और पेंसिल लेकर एक बार फॉर्मेट बना लेना है आपने, फिर पेंसिल इरेजर लेकर इसी के ऊपर क्वेश्चन करने शुरू करने हैं। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर आपने स्टार्ट करने बेटे, दोबारा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। 6th, यस, हमने कल क्वेश्चन किया था एक तो 6th और एक हमने क्वेश्चन किया था 7, और उसके बाद मैंने आपको 6, 7 और 8 तक क्वेश्चन करने के लिए कहा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आज अगर मैं 9th क्वेश्चन करवा रहा हूं तो जिन्होंने कल क्लास नहीं भी ली थी, they can easily solve question number 6, 7 and 8 also. ये लीजिए बेटे, ये 9th क्वेश्चन है हमारे पास, तो सर जूम कर लें इसको हम। यस, Narula Limited earned a profit of rupees 2 lakh after charging or crediting the following items. और लास्ट में रिक्वायरमेंट जो बोली गई है वो है बेटे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें केवल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले मुझे प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज के। ये आपके पास आगे बेटे गिवन प्रॉफिट्स, दैट इज रुपीज 2 लाख। मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूं आपके सामने फॉर्मेट में। अब मुझे गिवन है इसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 25,000। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द नॉन कैश आइटम, और हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है 25,000 रुपीज। नेक्स्ट बेटे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट इज रुपीज 3,000। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस है, ये हमने लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये आ गया हमारे पास 3,000 रुपीज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई भी अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी फिक्टिशियस असेट्स होती है बेटे। तो आपको अगर नहीं भी क्लियर हो रहा, अगर ये वर्ड आ रहा है अमोर्टाइजेशन और रिटर्न ऑफ, तो ये हमारी नॉन कैश आइटम होगी। आपको यहीं पर लिखना है इसे, ये आपको 8,000 रुपीज गिवन है। नेक्स्ट है इसमें अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400 रुपीज। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सिंगल अमाउंट गिवन है, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप उसे प्रोविजन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कंपैरेटिव अमाउंट दी है, तो फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, उसमें करंट लायबिलिटी बोला जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोविजन होते हैं वो एज ए लायबिलिटी मेंटेन किए जाते हैं। तो कंपैरेटिव अमाउंट के केस में उसकी ट्रीटमेंट एज ए करंट लायबिलिटी होगी, सिंगल अमाउंट के केस में उसकी ट्रीटमेंट एज ए प्रोविजन होगी। हमने यहाँ पर प्रोविजन लेना बेटे 2,400 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है बेटे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आ गया हमारे पास 40,000। तो यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमने लेना है 40,000 रुपीज। नेक्स्ट है बेटे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, ये हमने मेंशन किया हुआ है। ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी भी रिजर्व या फंड में ट्रांसफर या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये आपको 20,000 रुपीज गिवन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ बेटे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000 रुपीज, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमने 5th नंबर पर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इट इज रुपीज 9,000। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बेटे
कि फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, जिसमें आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स, बस ये ध्यान रखना कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले 18 है फिर 17 है, आपने प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है 17 एंड 18। ट्रेड रिसीवेबल 90 से 1 लाख, इंक्रीज इन करंट असेट। हाँ आर की पेटी होगी, देख ले। इंक्रीज इन करंट असेट, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स 41 से 60, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 19,000, और ये हमने लिखी हुई है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स 19,000 रुपीज। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी 5 से 4, 4,000 डिक्रीज हो रहे हैं बेटे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हमने मेंशन किया हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और नेम आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैल्यू 5 से 1 तो 4,000 रुपीज डिक्रीज। नेक्स्ट और लास्ट है बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये देखिए लास्ट में आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 0 से 2,000, अगर ब्लैंक है दैट मींस 0 से 2,000 इट मींस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन करंट असेट, ये लिखा हुआ बेटे हमने यहाँ पर इंक्रीज इन करंट असेट, इसके अंदर आप दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज ₹2,000। देखो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन को प्लस माइनस करना शुरू करिए स्टार्टिंग से। ये 2 लाख प्लस 60,000, ये आ गया बेटे हमारे पास 2,60,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन। इसके बाद आपने ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें आ रहा है 25,000, 2,400, 8,000 एंड 3,000। 25 प्लस 10 35 प्लस 3 38,400, 38,400 आप इसमें प्लस कर लीजिए। 38,400 आपने 2,60,000 में ऐड करने हैं 38,400, ये आ जाएंगे बेटे हमारे पास 2,98,400। अब 2,98,400 में से आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2,98,400, इसमें से माइनस करने हैं आपने 9,000 रुपीज नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, ये वैल्यू बच जाएगी बेटे हमारे पास 2,89,400 रुपीज। अब 2,89,400 में आपने ऐड करना है 19, तो 19,000 प्लस कर लीजिए, वैल्यू आ गई हमारे पास 3,08,400, इसमें से आपको माइनस करना है 16,000 रुपीज। जब 16 माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2,92,400, यहाँ तक आ गया। अब आगे टैक्स पेड, क्वेश्चन में आपको टैक्स प्रोविजन गिवन है बेटे, और हमने आपको कहा था कि अगर आपको टैक्स की केवल एक ही अमाउंट गिवन है द सेम विल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन एज वेल एज पेड, इसी को आप पेड मानोगे 40,000 रुपीज और माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 2,52,400 रुपीज। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चेक करिए 2,52,400 रुपीज आंसर। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट के ऊपर वैल्यू अप्लाई कर दी है, मैंने वैल्यू कॉपी कर दी है जो जो मुझे गिवन है, और यही बात मैं आपको कह रहा था, इंस्ट्रक्शंस यही थी कि आप फॉर्मेट बना लो एक थोड़ा सा मतलब कि हार्ड पेपर पे, ताकि आप बार बार इरेज करें तो ये ना हो कि पेपर ही सारा खत्म हो जाए वहां से। तो आप हार्ड पेपर पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट बनाकर पेंसिल और इरेजर उठा लीजिए और 3-4 क्वेश्चन तो वैसे करके देख लीजिए। जब एक बार आपको लगेगा कि भी आंसर आ रहे हैं, फिर उन क्वेश्चन को अलग अलग करना स्टार्ट करिए, ताकि जितनी बार आप हैंड रिटन करेंगे आपको फॉर्मेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप याद होनी शुरू हो जाएगी, आपको अलग से उसकी क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने उसी फॉर्मेट पे, कल भी मैंने इसी फॉर्मेट के ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे, उन्हें इरेज करके आज मैंने इसी फॉर्मेट के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है।
related to cash from operating activity. हाँ जी बेटे, एनी डाउट, एनी क्वेरी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं? देखो जो बीच बीच में बातें बताई जा रही हैं उन्हें आप चाहे हैंड रिटन कर लिया करो। आज भी मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो पुरानी चल रही है, वो टैक्स के बारे में है कि अगर टैक्स से रिलेटेड केवल एक सिंगल अमाउंट गिवन है, इधर इट इज टैक्स प्रोविजन और टैक्स पेड, इट विल बी ट्रीटेड एज बोथ प्रोविजन एज वेल एज पेड। अगर एक अमाउंट दी होगी, चाहे वो प्रोविजन के नेम से दी हो, चाहे वो पेड के नेम से दी हो, अगर अलग अलग आपको बोला हुआ है टैक्स प्रोविजन टैक्स पेड, तो फिर हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो आपको मालूम ही है कि प्रोविजन कहाँ लेना है, पेड कहाँ। अगर सिंगल अमाउंट है तो चाहे वो प्रोविजन के नेम से दी हो, चाहे पेड के नेम से, आप उसे प्रोविजन भी ट्रीट करेंगे और पेड भी ट्रीट करेंगे। सेकंड, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बोला है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के आपको सिंगल अमाउंट गिवन है तो इट विल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन एंड शोन इन द हेड कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया प्रोविजन डाउटफुल डेट्स को। लेकिन अगर इसकी कंपैरेटिव अमाउंट दी होगी तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, ऊपर बोला होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि जितने भी प्रोविजन होते हैं वो एज ए लायबिलिटी मेंटेन किए जाते हैं। फिर वो करंट लायबिलिटी ट्रीट होगी और उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखाएंगे आप इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के हेडिंग, फिर यहाँ पर आएगा बेटे। हाँ जी बेटे, है कोई डाउट? बोलिए बोलिए, सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई डाउट है तो बुक जरूर अपने पास रखा करो, ताकि साइड बाय साइड आप बुक को देख सको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि मुझे बार बार बुक शो करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। हाँ जी सर। हाँ जी बेटे। सर जैसे अभी तो हम एक ही क्वेश्चन में पेंसिल से कर लेंगे, लेकिन जब हम अलग क्वेश्चन करेंगे तो जैसे सारी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए सारी नहीं फॉर्मेट लिखनी, नहीं सारी नहीं लिखनी आपको बेटे। आपको सारी सिर्फ मालूम होनी चाहिए, लिखनी नहीं है सारी आपने। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम है, जैसे मुझे मालूम है कि नॉन कैश आइटम कौन कौन सी है, 5 है, 5 में से जो दी होगी आपने वही लिखनी है बस, बाकी सब स्किप कर देनी है आप। ओके सर, ठीक है ना? वो मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो मैं इस फॉर्मेट के ऊपर ही फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मेन, आप इस बात को ऑब्जर्व कर लो कि मेन चीज फॉर्मेट है। अभी एक आधे दिन के बाद मैं आपको फिर स्टार्टिंग क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा, फिर देखना कि मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ। मैं सिर्फ मेन हेडिंग बनाऊंगा, जैसे हेडिंग बनाऊंगा मैं ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे याद है मैं अभी भी वो क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके सामने वो क्वेश्चन करूंगा तो आपको लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी आइटम लेनी है कौन सी नहीं लेनी। इसलिए मैं जानबूझकर चाह रहा हूँ कि पहले आप फॉर्मेट के ऊपर रखकर 2-3 क्वेश्चन कर लो, ताकि आपको थोड़ी सी याद भी हो जाए कौन सी आइटम्स हैं, फिर हम बिना फॉर्मेट के इसको करना शुरू कीर्तन में गई थी मम्मी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। क्या, चलिए 13 से पहले कोई और क्वेश्चन ले लो, डायरेक्ट 13 बहुत दूर हो जाएंगे आपको। 11th डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 डी पार्ट। अगर मीटिंग ओवर हो जाती है बेटे ड्यूरिंग द क्वेश्चन तो रीज्वाइन करना, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करना है मुझे, और आपका जो होमवर्क रहेगा आज का वो रहेगा अप टू क्वेश्चन नंबर 13, 6 to 13 आपने कंप्लीट करने होंगे क्वेश्चन फिर ये। और मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट। ठीक है बेटे, तो ये लीजिए, एक बार फिर मैं जरा इसको फॉर्मेट को क्लीन कर लूं। ध्रुव कितनी देर है मीटिंग को देखना एक बार। हाँ जी ध्रुव, कितना टाइम सर 1 मिनट रह गया है। आप इसको ना, इसको मीटिंग में ओवर कर रहा हूँ, आप रीज्वाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में ओवर हो गए तो मजा नहीं आता क्वेश्चन का।
ठीक है, मीटिंग में बंद कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। चल मेरे को तो जूते पहनने हैं बस, मैं तो हूँ तैयार। गाड़ी में ही तो आऊंगे जाऊंगे। बाबू तू जाओगे बिना जाओगे के लिए के उड़द मार होगा स्कूल का काम। ठीक है, स्कूल का काम हो गया के बस होने वाली, क्लास खत्म थोड़ी नहीं जाएगी अभी। हो दोबारा रीस्टार्ट करिए ना, क्लास दोबारा रीस्टार्ट करिए। Yes, today this is our question number 11 B part। कौन सी पेन है? अनमोल में आज इसकी पीडीएफ बनाकर सेंड करूंगा आपको बेटे, ठीक है? तो क्वेश्चन करना इस बुक से पहले कर लेना, फिर अदर बुक से करना क्वेश्चन। 11 D part है बेटे, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। Profit for the year amounting to rupees 50,000 after providing for depreciation of rupees 20,000। Profit आपको गिवन है 50,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन 20,000। ये लीजिए, प्रॉफिट्स 50,000, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम 20,000। और फिर आपको कहा हुआ है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और अदर देन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे, तो डायरेक्ट इसका मतलब हमें और कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पर। तो सेम 50,000 आ जाएंगे हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास 20,000 रुपीज है, या आगे बेटे 70,000। हमें किसी भी तरह की कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, तो सेम 70,000 रुपीज यहाँ पर आ गए हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन गिवन है केवल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड। ये लीजिए, मुझे गिवन है कैश इन हैंड, और मुझे मालूम है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मुझे कंसीडर नहीं करना, इसलिए आप कैश इन हैंड को कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट असेट्स ईयर 17 एंड 18, अब प्रॉपर असेंडिंग ईयर दिए हुए हैं, ठीक है ना, असेंडिंग फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपने ऐसे ही कंपेयर करना है। अब ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000 डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स 30,000 रुपीज। हमने लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल 30,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने कहा था ना कि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कंपैरेटिव अमाउंट गिवन होगी, तो ऊपर क्लियर लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब आपने इसकी ट्रीटमेंट एज ए करंट लायबिलिटी ही देनी है। मुझे नहीं पाया। और 5 से 6 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करना है बेटे। तो प्रोविजन मम्मी थोड़ी सी पूरी बनाई हो, पहले बता रही मैं, बस 10-15 पूरी बहुत है। 1,000 रुपीज।
ज्यादा ही है, ट्रेड 10-15 पेबल्स भी। करंट लायबिलिटी 80 से 75, यस ट्रेड पेबल्स 80 से 75 डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स 5000 रुपीज। हमेशा चेंजेस लेने हैं, सेम अमाउंट होगी तो आप कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके इन्वेंट्री करंट असेट इंक्रीज हो रही है 120 से मम्मी 160, जल्दी से रसोई में तो निकल 40,000 जाओ। इंक्रीज इन करंट असेट माइनस इन्वेंट्री 40,000। नेक्स्ट बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी 0 से 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो गया तो क्या हो गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो यार वहाँ कुछ कह रहे आउटस्टैंडिंग थे वो एक्सपेंस हद है यार 10,000 रुपीज। नेक्स्ट बेटे प्रीपेड मेरे सामने नहीं एक्सपेंसेस 8 से 2 डिक्रीज इन करंट असेट कुछ नहीं। 6,000। तो इधर है तो प्रीपेड एक्सपेंस ऐड होंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स 6,000। एक्रूड इन करंट असेट्स 10 से 15 इंक्रीज हो रही है बेटे। इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस एक्रूड इनकम 10 से 15 मीन्स 5,000 रुपीज। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी 6 से 3 डिक्रीज हो रही है 3,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपीज। और लास्ट है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट। हालांकि ऊपर उसने बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी कहा है क्योंकि हमने भी कहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट will be treated as short term borrowing and will be considered while calculation of financing activity। और ये नीचे हिंट में भी लिख कर दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट will be recorded under financing activity। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। जो आपको मेंशन भी की जा रही है वो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ये लीजिए फर्दर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे, प्लस माइनस करना स्टार्ट करिए। 70,000 में आपने प्लस करने हैं 47, 70 प्लस 47 1,17,000। इसमें से आपको माइनस करने हैं 53। 53 कैसे सर कितने दिखाई 17 माइनस 53 3 5 8 8 64। 48 हाँ ठीक है 53 64 ठीक है 64,000 टैक्स ठीक पेड है। गिवन नहीं है आपको, ओके तो ओके 64,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आंसर आपको दिया हुआ है 64,000 रुपीज। हाँ जी रिवांशी, मुश्किल है कि इजी है बेटे? अब मुश्किल है सर बहुत ज्यादा है ना। रिवांशी सर अगर फॉर्मेट सामने होगा तो इजी है, बट जब तक फॉर्मेट याद नहीं देखो होगा। अब कुछ ना कुछ तो बेटे चैप्टर में करना ही पड़ेगा ना। अब हम ये कहीं भी सब कुछ आसान हो जाए वो तो नहीं होगा ना। आसान है आपको तो देखो दिक्कत ही चैप्टर क्या है। स्टार्ट होने से पहले और इवन बुक स्टार्ट करने से पहले हमने आपको कह दिया था कि क्रैमिंग चाहिए, हर स्टेज पर क्रैमिंग चाहिए मुझे, हर चैप्टर में चाहिए। अब लेकिन अब ये देखो ना, ये तो क्लियर हो गया ना कि बस फॉर्मेट ही आना चाहिए आपको। फॉर्मेट आने के बाद आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहो और आंसर आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही किसी भी तरह की। और ये फॉर्मेट भी बिलीव करो ये जल्दी याद हो जाएगा तुम्हें। ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज तो वैसे ही मालूम है, सिर्फ याद तो आपको ये करनी है ना। 5 और 4 5 में 10 इंफॉर्मेशन ये याद करनी है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि आप इसे नॉन कैश क्यों बोल रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है और इसके एग्जांपल क्या है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में साथ साथ लेकर जाओ तो जल्दी कवर हो जाएगा। ये इतना कोई टेक्निकल नहीं है। ओके सर मैं आपको कहता हूँ तभी तो मैं जानबूझकर पेंसिल से क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करवा रहा हूँ, इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए कि भी फॉर्मेट आना चाहिए बस। अगर 8 नंबर हमें चाहिए और 8 नंबर के लिए फॉर्मेट ही याद करना है तो ये कोई बड़ा वर्क थोड़ी है फिर हमारे लिए। सही बात है। एक फॉर्मेट याद करके अगर हमें 8 नंबर मिल जाते हैं तो इससे इजी कुछ है ही नहीं फिर तो। क्या कह रही? ठीक है, तो अब आपका जो होमवर्क है वो आपने कंप्लीट करना है आप लोगों ने। किसी और को बेटे कोई डाउट है तो बोलो। 6 to 3 ये तो रिवांशी ने कहा था कि सर मुश्किल लग रहा है, मैं इसलिए बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यस बेटे
फ्रॉम अदर साइड अगर क्वेश्चन में कहीं आपको लगता है कोई कंफ्यूजन आ रही है या कोई डाउट अराइज हो रहा है, उसमें दर्दी के साथ साथ गांठ मार के otherwise now you can solve up to question number 13 as well as illustration from 6 to 13. लेकिन illustration solve करते समय प्लीज उनके solution को मत देखना। थोड़ा सा फॉर्मेट हम अपने वे से बना रहे हैं, वो अपने वे से लिखते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटेंसी आल्सो इन सर्टेन एरियाज। तो थोड़ा सा फॉर्मेट हमने हेडिंग बनाए हुए हैं, वो बिना हेडिंग के सब कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। आप इस फॉर्मेट को बेस मानकर सिर्फ आंसर टैली करना। 6 to 13 इलस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं बेटे, और 6 to 13 तब आप क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग क्वेश्चन करिए, कल देखते हैं आप कितने प्रॉब्लम और कितने सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटे।